नमस्कार, स्वागत आपका 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश से 5 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहे हैं जिन पर दिन भर हमारी नजर होगी। तो 5 तस्वीरें सबसे पहले आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले बात होगी मध्य प्रदेश सरकार को लेकर। मध्य प्रदेश सरकार गायों पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। दूसरी खबर में हम बताएंगे आखिर दिल्ली से लौटने के बाद कमलनाथ संगठन के लिए क्या बड़ा करने जा रहे हैं। तीसरी खबर में बात होगी भोपाल की, जहां शेल्टर होम में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। चौथी खबर बुरहानपुर से है, जहां कोरोना काल में छात्रों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पांचवी और अंतिम खबर में बात होगी मध्य प्रदेश में बेकाबू होते कोरोना की। पैसों की कमी से जूझ रही शिवराज सरकार दूसरे राज्य की तरह प्रदेश में भी गायों पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश में गौ संवर्धन और गौ संरक्षण के लिए दूसरे प्रदेश की तरह गौ सेवा कर लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस टैक्स से जो राशि प्राप्त होगी उससे पावन कार्य में सभी की भागीदारी होगी। साथ ही इनकम टैक्स की धारा 80G के अंतर्गत गाय के लिए दान करने पर आयकर में छूट का प्रावधान है। अगर सरकार गाय टैक्स लगाती है, यानी गौ पर कर लगाती है, तो ये पहली ऐसी बीजेपी सरकार होगी जो मध्य प्रदेश में गाय के कल्याण के लिए टैक्स लगाएगी। दरअसल सरकार सालरिया गौ अभ्यारण्य 22 नवंबर गोपाष्टमी को होने वाले आयोजन में जुटी हुई है। सीएम शिवराज ने कहा कि सालरिया गौ अभ्यारण्य आदर्श के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। प्रदेश में गौपालन और गौ उत्पादों को अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। गोपाष्टमी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद सबसे बड़े गौ अभ्यारण्य सालरिया जाकर गौ पूजन करेंगे। और इसी पर हम और भी जानकारी लेते हैं, कैसे देखा जाए गौ पर कर। मनोज वर्मा जी हमारा पॉलिटिकल एडिटर है, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन कई सारे अच्छे कार्य सरकार ने इसके पीछे सोच रखे हैं, मंशा कुछ और है। मैं चाहूंगी दर्शकों को आप समझाएं मनोज जी इसके बारे में। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार की जो मंशा है, कल भी मुख्यमंत्री से इस बारे में सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था कि केवल गौशालाओं का कामकाज केवल पंचायतों या पशुपालन विभाग के जिम्मे नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए अलग अलग विभागों की मदद लेना होगी। और जिस प्रकार से प्रदेश की माली हालत है और कोरोना के कारण जिस प्रकार से टैक्सों में कमी, और सरकार चाह रही है गौशालाओं का बड़े पैमाने पर गौशालाएं खुलें जिसमें आवारा मवेशियों को रखा जा सके। इसके लिए सरकार को बड़े पैमाने पर पैसों की जरूरत है। इसी के लिए गौ सेवा सेस की जरूरत पड़ गई है। गो कैबिनेट भी सरकार ने बना दी है, जिसकी पहली बैठक कल आगर मालवा के सालारिया के गौ अभ्यारण्य में होना थी, लेकिन इस बैठक को कैंसिल कर दिया गया है। इसको थोड़ा सा नया रूप दिया गया है। दरअसल भी ये गो कैबिनेट कल भोपाल में ऑनलाइन होगी, मंत्री इसमें ऑनलाइन जुड़ेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे सालारिया में और गोपाष्टमी के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गाय जो है भाजपा के एजेंडे में शुरुआत से रही है। जो उमा भारती ने 2003 में दिग्विजय सिंह सरकार को हराया था, पंचज की एक कल्पना की थी उन्होंने, जिसमें गाय, गरीब और नारी की बात की गई थी। बाबूलाल गौर के समय गोकुल ग्राम बनाए गए थे जिला स्तर पर, कई सारे उनको सरकारी अनुदान मिलता था, लेकिन गौर साहब के हटने के बाद ये परिकल्पना ठंडे बस्ती में चल गई। कांग्रेस सरकार जब आई तो कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि प्रत्येक जिले में आधुनिक गौशाला का निर्माण किया जाएगा और पहले साल 1000 गौशालाएं बना दी जाएंगी, लेकिन ये काम कागजों से उतरा नहीं। बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी ने फिर ये कहा है कि हम गायों के लिए अत्याधुनिक गौशालाएं बनाएंगे जहाँ पे गायों का अच्छे से देख रेख की। तो इसके लिए गो कैबिनेट भी बना दी गई, लेकिन सवाल वही है कि पैसे की इंतजाम कहाँ से किया जाए। जो दान पर जो मिलता है पैसा, उतना पैसा मिलता नहीं, क्योंकि पहले सरकार ने प्रत्येक गाय के लिए 20 रुपए का बजट निर्धारित किया था, जिसको कांग्रेस का आरोप है कि जिसको घटाकर 1 रुपए 56 पैसे कर दिया गया है। इतने कम पैसे में संभव नहीं है कि गाय का एक दिन का खर्चा भी निकल पाए। तो सरकार यही चाहती है कि गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए आम जनता के साथ साथ सेस लगाने की तैयारी है, ताकि एक छोटा सा उपकर होगा ये, जिसके मद में आया हुआ पैसा सरकार गौशालाओं के निर्माण में खर्च कराएगी। और अभी जो सालेरिया की जब बात हो रही है, जिसके बारे में कहा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य है, यहाँ पर पिछले दिनों खबर आई है कि इलाज और भूख के अभाव, भूख के चलते कई सारे गायों की मौत हो गई है, और यही कारण है कि यहाँ कैबिनेट टाल दी गई है। कल कैबिनेट वर्चुअल कैबिनेट होगी, इसके बाद मुख्यमंत्री वहां जाकर सभा को संबोधित करेंगे। पर बिल्कुल एक मनोवैज्ञानिक चीज भी है कि कर यानी टैक्स का नाम सुनते ही थोड़ा बोझ
लगने लगता है, जो लोग इस चीज को समझते नहीं हैं। आयकर में भी कितना सरकार को प्रयास करने पड़ते हैं, उसके बाद कलेक्शन कंप्लीट हो पाता है। अब गाय पर कर आम जनता या फिर जो गौपालन का काम करते हैं उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, किस तरह से सरकार समझाएगी इस चीज को लेकर? देखिए, अभी तक ये होता था कि अगर आप जो इनकम टैक्स में धारा 88 के तहत छूट मिलती है, उसमें कई सारे उद्योगपति अपना टैक्स बचाने के लिए इस बात में पैसा देते हैं। मालवा और निवाड़ा में ज्यादातर हम दुकानों पर देखेंगे कि लोगों ने दान पेटी रख रखी है, जिसमें वो गौशाला के नाम पर जिसकी आपकी जितनी स्वेच्छा हो उतना पैसा डाल सकते हैं। जिसकी श्रद्धा 1 रुपए की हो, 2 रुपए की, 50, 100, 200, 500 की, वो डाल देते हैं। लेकिन ये पैसा जो निजी क्षेत्र की गौशाला है या जो संत महात्मा है जी, वो लोग जो गौशाला संचालित करते हैं उसमें जाता है। जो सरकारी गौशाला है वो सरकारी अनुदान पर निर्भर है, और उस अनुदान में भी बड़े पैमाने पर वहाँ का जो स्टाफ है वो करप्शन करने से बाज नहीं आता। कई सारी जो सरकारी गौशाला है हम देखते हैं कि बारिश के दिनों में वो बिना शेड के रहती हैं, गोबर हटता नहीं है, गोबर में घुटने घुटने तक उनको खड़े रहने में मजबूर होती हैं, बीमार हो जाती है, उनको पर्याप्त चारा नहीं मिलता है। कई सारी ऐसी गाय, चूंकि गौशाला है, ऐसी गायों को छोड़ा जाता है वहाँ जो दूध नहीं देती हैं, तो उनसे कोई राजस्व सरकार को मिलता नहीं। कई बार ऐसा खबरें निकल कर आती है कि वो गोबर से मिथेन गैस बनाई जाए, सीएनजी बनाएंगे, गो कास्ट बनाई जाएगी। आजकल कंडे बनाने का चलन है या उसकी लकड़ी बनाने का एक चलन जोर पकड़ रहा है, गोबर के दिए बनने लगे। लेकिन इन सरकारी गौशालाओं में इंतजाम नहीं, क्योंकि इतनी मशीनरी है नहीं, और वहाँ जो स्टाफ रहता है वो उसको उतने तरीके से उसमें काम करना चाहता नहीं है। जो अनुदान आता है वो इतना कम होता है कि जिसमें पूरा उनका खर्चा चलना मुश्किल होता है। ऐसे में जो गौशाला है वो दानदाताओं पर निर्भर रहती है। लेकिन किसी एक शहर या कस्बे में उतनी बड़ी संख्या में दानदाता नहीं रहते हैं। जिस तालासर अभ्यारण्य की हम बात कर रहे हैं, 10,000 से गाय होने की बात की जाती है, तो इतना दान आ नहीं पाता है कि इन गायों को पर्याप्त 2 वक्त का भोजन, पर्याप्त चिकित्सा सहायता मिल सके। ऐसी स्थिति में गायों की मौत होती है, और उनको ढकने के लिए या तो चुप चुप उनकी लाश ठिकाने लगा दी जाती है और चमड़ा इनका बेच दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब, चूंकि हम देखते हैं कि भैंसों को कोई आवारा नहीं छोड़ता है, क्योंकि जो भैंस दूध देती है वो भी काम की आती है, और जब भैंस दूध देना बंद कर देती है तब उसको कसाई के हाथों बेच दिया जाता है। गोवंश के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि इसमें लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है। अगर इस प्रकार की हरकतें कोई करता है तो एक सामाजिक सद्भाव को खतरा पैदा हो जाता है। तो सरकार की भी ये मजबूरी है कि उनके लिए जो पैसा आपको जुटाना, तो अकेले गोबर से आप कर नहीं सकते। पड़ोस के छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर खरीदने की एक योजना शुरू की है कि अगर किसान चाहे तो 50 पैसे किलो में छत्तीसगढ़ सरकार को गोबर बेच सकता है। तो ऐसी स्कीम से हो सकता है या तो मध्य प्रदेश सरकार शुरू करे, या लोग ज्यादा से ज्यादा खुद की स्वेच्छा से दान देने आए। हमने इंदौर या कई जो मालवा के शहरों में एक प्रचलन है कि सुबह के समय लोग एक ठेला लेकर निकलते हैं या ऑटो निकलते हैं, जिसमें घास रहती है और बाकी सामग्री रहती है, हरा चारा। जो लोग जिनकी श्रद्धा है वो 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए का चारा गायों को डलवा देते हैं। लेकिन संकट ये है कि गाय आवारा सड़क पर घूमती रहती है, दुर्घटना का सबब बनती है। नगर निगम वाले इनको ले जाते हैं तो उनके पास उतने साधन होते नहीं, जंगल में इनको छोड़ नहीं सकते। वो गौशाला में अगर छोड़ देते हैं तो लोग गौशाला नहीं पहुंचते हैं। उनकी सुविधा इस बात में रहती है कि घर के आगे कोई गाय घूम रही है और घर के आगे कोई चारा लेकर आ गया तो उसको डलवा देंगे। लेकिन किसी गौशाला के लिए दान देने जाना हो तो उनको एक तरह से कह सकते हैं, लगता है कि शहर के बाहर है, कौन इतनी दूर जाएगा या कौन कैसे क्या करेगा। तो ये सब सरकार में हो सकता है। सरकार को एक स्कीम ये कर देना चाहिए कि उसके लिए उनको काउंटर बना देना चाहिए। जो नगर निगम के जो वार्ड मुख्यालय है या नगर निगम या जिला पंचायत स्तरों पर जो संख्या है, वहाँ पर उनको लिए दान पेटी रखवा सकती है। एक चंदे की रसीद की व्यवस्था कर सकती है सरकार, जिसमें बार कोड डला हो। जो स्वेच्छा से अपने गायों के लिए दान देना चाहे तो वहाँ उसको पैसे जमा करे सरकार, उसको एक दानदाता को एक रसीद मिले। तो इससे लोगों को एक आसानी होगी, गायों का भी भला होगा और सरकार की मुसीबत भी कम होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी जानकारी देने के लिए। तो कई सारी बातें मनोज जी ने हमें बताई, और जो गौ कर को लेकर बात कही जा रही है, इसके पीछे की मंशा सरकार की है कि गायों का रखरखाव अच्छे से हो पाए, राशि में, पैसों में किसी तरह की कमी ना आए, गायों का रखरखाव अच्छे से हो पाए। इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आगे इस पर रोड मैप बनाया जाएगा, प्लान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और बिखरे पड़े संगठन को फिर से मजबूत करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली से भोपाल रविवार को लौटेंगे। अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कमलनाथ संगठन स्तर पर बैठक लेंगे। इस दौरान कमलनाथ करीब 2000 से ज्यादा नियुक्तियों को रद्द करने की तैयारी में है। दरअसल 2018 के चुनाव से पहले जमीनी स्तर पर और उपचुनाव से पहले विधानसभा क्षेत्र प्रभारी, सह प्रभारी सहित करीब 3000 से ज्यादा पदों पर नियुक्तियां की गई थी। अब उन नियुक्तियों को निरस्त करने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो जिला स्तर पर युवाओं को संगठन स्तर की जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं।
तो दिल्ली से आए हैं कमलनाथ, लेकिन क्या लेकर ये तो पता नहीं। ये जरूर खबरें हैं कि कई सारी नियुक्तियों को रद्द कर सकते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। वैभव गुप्ता विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली से लौटे हैं, लेकिन क्या लेकर लौटे हैं इसके बारे में तो पता नहीं। खबरें यहीं की नियुक्तियों को रद्द करेंगे, लेकिन प्लान क्या ऐसा ठोस है कांग्रेस के पास जिसके बाद मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस की हालत हो रही है उसको सुधारा जा सके? वैभव, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो खराब हालत हुई है उसी हालत को सुधारने की कोशिश अब कमलनाथ ने शुरू कर दी है। सोनिया गांधी की ओर से भी कमलनाथ को फ्री हैंड दिया गया है कि आप अपने हिसाब से नियुक्तियां कर सकते हैं और जो नियुक्तियां हैं उन्हें निरस्त कर सकते हैं। तो जो खबरें आ रही हैं सोर्सेस से, उसके मुताबिक करीब 800 पदाधिकारियों को जो उनकी नियुक्ति की गई थी उसको निरस्त कर दिया गया है। और अब जो तैयारी की जा रही है वो पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव जल्द ही होने हैं मध्य प्रदेश में, उसको देखते हुए की जा रही है। कमलनाथ की 2 से 3 बार की सोनिया गांधी से मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात में यही सामने आया और हाल के कारणों की समीक्षा की गई तो उससे कई चीजें स्पष्ट हुई कि हमारा जो कार्यकर्ता था, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था, कहीं ना कहीं हमारे संगठन में कमजोरी है। तो यही कारण है कि कार्यकर्ता होने के बाद, मतलब कार्यकर्ता को बेस तो है लेकिन वो कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम नहीं कर रहा। वहीं सिंधिया के कुछ लोग अभी भी कांग्रेस में शामिल है, वो कांग्रेसियों के साथ वितरगात करते और यही कारण है कि कांग्रेस को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो जो कुछ कारण सामने आए हैं उन कारणों की समीक्षा की गई, जिसके बाद सोनिया गांधी ने कमलनाथ को फ्री हैंड दिया। तो अब जो 800 करीबन नियुक्तियों को निरस्त किया जा चुका और ऐसा भी माना जा रहा है कि कमलनाथ जल्द ही पीसीसी को भी भंग करके एक बार नए सिरे से पीसीसी का पुनर्गठन करेंगे, ताकि इसमें जो लोग हों वो पुराने कांग्रेसी हों, कांग्रेसियों के प्रति कर्मठ हो और पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ता अपनी जान लगा दे। इसलिए नए पदाधिकारी को नई जिम्मेदारी देने की कोशिश भी कमलनाथ के द्वारा की जाएगी। चलिए वैभव, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो फ्री हैंड दिया गया है कमलनाथ को और आने के बाद, यानी जब कारणों की समीक्षा की गई कि कांग्रेस की स्थिति क्यों मध्य प्रदेश में बिगड़ती जा रही है, तो कारण ये भी कि कई सिंधिया समर्थक अभी भी कांग्रेस में मौजूद हैं, ऐसा माना जा रहा है, जिन पर अभी नजर है और शायद हो सकता है कि आने वाले इन्हीं दिनों में कुछ लोगों को निकालने की भी कार्रवाई कांग्रेस में आप देखें। आगे बढ़ते हैं। क्या मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के शेल्टर होम में धर्मांतरण हो रहा है? बाल कल्याण समिति की जांच में जो जानकारी सामने आई है उससे ऐसी ही आशंका है। समिति ने जांच में ऐसा ही कुछ मामला पकड़ा है जिससे धर्मांतरण के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि इस मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं। बाल कल्याण समिति विभिन्न आश्रय गृहों में रह रहे बच्चों के दस्तावेज का सत्यापन और उनकी छानबीन कर रही है। इसी दौरान एक शेल्टर होम में धर्मांतरण का मामला सामने आया। हालांकि ये वाकई में धर्मांतरण है या फिर दस्तावेजों में किसी तरह की गलती हुई है, इसको लेकर समिति ने जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भी कहा है कि मामले की जांच कराई जा रही है। उनकी जितने लोगों से बात हुई है और जो उन्होंने जानकारी ली है उसके मुताबिक पेपर वर्क में कहीं मिस्टेक हुई है। मामले में पूर्व बाल आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा पूरा मामला जांच के दायरे में है। आखिर बच्चे के नाम में बदलाव क्यों किया गया? दरअसल इस मामले का खुलासा तब हुआ जब शहर के एक शेल्टर होम में एक नाबालिग बच्चे को उसके परिवार के सुपुर्द करना था, लेकिन दस्तावेजों की जांच की गई तो पिता का धर्म अलग और नाबालिग का धर्म अलग मिला। ऐसे में बच्चे को उसके पिता को नहीं सौंपा गया। जिसमें एक बच्चे के बारे में जानकारी जो आई है, वो बच्चा का नाम जब पेपर्स पर देखा गया तो मुस्लिम है। जब उसके गार्जियन को ढूंढा गया तो उन्होंने कहा कि वो हिंदू हैं। तो कहाँ इसकी चूक हुई है कि जब बच्चे को वहाँ भर्ती किया गया तो हिंदू नाम से किया होगा, और जब बच्चे को इतने समय के बाद देखा गया तो उसका नाम मुस्लिम नाम से उसके पेपर्स हैं। यह एक गंभीर और चिंता का विषय है। इसकी एक गहराई से इंक्वायरी की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसकी जिला प्रशासन उसकी इंक्वायरी करे और जहाँ भी इसमें रतलाली की गई हो या जिसने भी इसके जो षड्यंत्र का हिस्सा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, प्राइमा फेसी जो विषय है वो डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि का लगता है। इसमें 7 साल पहले जो बच्चे ने अपना जो भी नाम बताया होगा उसके आधार पर जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं उसमें संभावित है कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो। इसमें अभी बहुत ज़्यादा कुछ कहना संभव नहीं होगा। हम लोगों ने इसकी विधिवत जांच के आदेश दे दिए हैं एंड पूरी जांच करने के बाद ही इसमें हम लोग कुछ कहें।
तो क्या वाकई शेल्टर होम में धर्मांतरण की जो खबरें सामने आ रही हैं वो सच हैं? और अगर ये कागजी गलती है तो ऐसी कागजी गलतियां क्या ये पहली बार ही हो रही हैं? सवाल कई तरह के जन्म ले रहे हैं, लेकिन अगर ये हुआ है तो ये बहुत ही गलत है और बहुत ही गंभीर है। इसको और हम समझने की कोशिश करते हैं। रत्नाकर त्रिपाठी जी हमारे न्यूज़ एट हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। शेल्टर होम में बच्चे का नाम बदल दिया जाता है कागजों में, और उसके जब पिता लेने आते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता है। बाद में बताते हैं कि कागजों में गलती हुई है, नाम लिखने में चूक हुई है। लेकिन अगर ये गलती है और ये पहली बार नहीं पहले भी हुई होगी, तो रत्नाकर जी ऐसे कितने लोग होंगे जिनका धर्म कुछ और होगा और आज किसी और नाम से वो आगे बढ़ रहे होंगे, पढ़ लिख रहे होंगे या कहीं काम कर रहे होंगे? निश्चित रूप से बहुत ही सीरियस मैटर है ये। भले ही कलेक्टर प्राइमा फेसी जांच के बाद ही कहें कि दस्तावेजों में चूक जैसा मामला लग रहा है, लेकिन इस तरीके की जो गलतियां होती हैं एक आध दो हो तो समझ में आता है, लेकिन जिस हिसाब से ये चीजें सामने आई हैं, जिस हिसाब से बाद में पिता को भी इनकार कर दिया गया उसके वाजिब हक से, उससे जाहिर सी बात है कि मामले में कहीं न कहीं उतना सीधापन नहीं है जितना दिखाने या जताने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। और ये मसला इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में बात उस समय सामने आई है जब राज्य की सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने जा रही है। देश के कई हिस्सों में कानून बन रहे हैं। अब ये मैटर भले लव जिहाद का ना हो लेकिन धर्मांतरण का है, और एक पर्टिकुलर धर्म के बच्चों का एक पर्टिकुलर धर्म में ही उनको बदल दिया जाना, तो ये बहुत आसान चीज नहीं दिखती है। पहले जरूर हुआ करता था कि किसी का कुछ भी नाम रख देते थे, लेकिन नाम रखना और मजहब बदल देना, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप किसी का नाम गलत लिख सकते हैं, आप किसी की जाति गलत लिख सकते हैं, लेकिन आप यदि किसी का लिंग ही गलत लिख देंगे, अगर आप किसी का मजहब ही गलत लिख देंगे, तो फिर ये मामूली गलती नहीं होती है। और इस गलती की जितनी बड़ी जांच की जानी चाहिए, जैसा राघवेंद्र शर्मा ने कहा, जैसा कलेक्टर लवानिया कह रहे हैं कि हम जांच कराएंगे, और जिस तरीके से उनका राघवेंद्र शर्मा का कहना है कि सख्त जांच की जरूरत है, वो निश्चित रूप से जरूरत है, और बल्कि इसकी पूरी व्यापक जांच होनी चाहिए। जैसा आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि और भी न जाने कितने बच्चे इन्हीं नामों के साथ आगे बढ़ गए होंगे, अपने मूल से अलग हो गए होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि मामूली त्रुटि है, मुझे लगता है कि एक बहुत ही संगीन किस्म का मामला है। इसे कॉन्स्पिरेसी कहना बड़ी जल्दबाजी हो, लेकिन इसे एक बहुत ही बड़ा इसके पीछे जो है सोचा समझा तरीका अपनाए जाने की बात कहना भी बिल्कुल गलत नहीं कहा जा सकता है। बिल्कुल। और इसके पीछे कई खबरें या फिर यूँ कहें कि कई जानकारियां उसे सार्वजनिक करना होगा, जिसके बाद जैसे कि आप कह रहे हैं कि इसे अगर ये भी मान लिया जाए कि कॉन्स्पिरेसी है, तो क्या वाकई इसे करने वाले कौन थे, किस मंसूबे के तहत ये तमाम चीज़ें की जा रही थी? सवाल कई हैं, लेकिन लवानिया साहब फिलहाल इसे डॉक्यूमेंट्री मिस्टेक कह रहे हैं। आगे देखते हैं कि वो जांच करते हैं तो क्या कुछ बातें सामने आती। बहुत शुक्रिया रत्नाकर जी जानकारी के लिए। जहां देश भर में कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, मध्य प्रदेश में सरकार ने कम उम्र के बच्चों को स्कूल जाने और बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा रखा है। वहीं बुरहानपुर जिले के आजाद नगर स्थित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल में आपदा प्रबंधन की खुलकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पिछले 2 माह से कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों को स्कूल बुलाकर पढ़ाया जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ ना तो कमरों को सैनिटाइज किया गया, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, और ना ही विद्यार्थियों ने मास्क लगाया है। यानी बिना मास्क के बैठाना और एक ही बेंच पर 3 से 4 विद्यार्थियों को बैठाना संक्रमण को न्योता दे रहा है। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा, लेकिन ना तो पंचनामा बनाया गया और ना ही किसी कागज पर कुछ लिखवाया गया। यानी जिला शिक्षा अधिकारी ने भी मानो खाना पूर्ति कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? मास्क लगाने को नहीं बोला तुमको? फिर काय का पीरियड चल रहा है? साइंस का। कब से क्लासेस लग रही है? आज नहीं, कब, कितने दिनों से? 2 महीने हो गए। क्लास ही क्लास कौन सी? 6 क्लास। 6 से 6 से 7। तो यहाँ पर किसी ने मास्क नहीं लगाया? आपने भी नहीं लगाया? नौवीं से 12वीं तक की क्लासेस चालू हैं। जब से शासन का
लेकिन छठी और सातवीं के जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप के फॉर्म जमा करने आए थे ऑनलाइन। हाँ, नहीं, किसी 7वीं वाले बच्चे ने तो नहीं कहा होगा, 9वीं वाले बच्चे का मान सकते हैं, उसने बोला होगा आपको, लेकिन 7वीं वाला बच्चा नहीं बोल सकता ये बात। सर मैं देख पाता हूँ अभी कौन क्लास टीचर है वहाँ पे, कौन स्कॉलरशिप के फॉर्म भरवा रहा है, मैं देख के, और आप उस पर जो भी होगा हमारे से कार्रवाई उसके खिलाफ हम लोग करेंगे बिल्कुल। बच्चे मौजूद थे, उसमें छोटी कक्षाएं भी बुलाई गई थी। जब उनसे चर्चा की गई प्राचार्य से तो उनके द्वारा बताया गया कि वो कुछ फॉर्म के लिए उपस्थित हुए हैं। बच्चे बिना मास्क के थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं था। इस बाबत प्रिंसिपल को जो है वो नोटिस इशू अब करेंगे थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए तस्वीरें आप मेरे साइड में देख रहे हैं, बच्चे बैठे हुए हैं। ये पहले की तस्वीरें नहीं है जब कोरोना नहीं हुआ करता था, ये अभी की तस्वीरें हैं जब कोरोना आ चुका है। और खुद शिक्षक भी बता रहे हैं कि 6वीं 7वीं क्लास के बच्चे हैं, चाहे वो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने आए हों, चाहे वो शिक्षा ग्रहण करने आए हों। हालांकि 9वीं क्लास के बच्चे होते तो कह भी सकते थे कि आप क्लासेस चल रही हैं, लेकिन अगर वो छोटी क्लास के बच्चे उन्हें तब भी स्कूल बुलाया जा रहा है, तो ये हालत है। देखिए कोरोना से डर किसी को नहीं लग रहा है आजकल, और कोरोना है कि जान लेने पर तुला हुआ है। खेमराज संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। खेमराज, तस्वीरें हमने देखी, छुपाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सवाल ये कि कोरोना से डर तो लग रहा है सबको, लेकिन बावजूद उसके जो गाइडलाइंस है उसका पालन कोई नहीं कर रहा है। स्कूल में मासूम बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा जरूरी है, लेकिन जान है तो जहान है। जी पारुल जी, हाँ बताना चाहूंगा मैं कि ये बुरहानपुर जिले के बुरहानपुर शहर के आजाद नगर स्थित मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। जबकि प्रशासन द्वारा ये बताया गया है कि यहाँ पर स्कूल संचालित नहीं होना है, न किसी प्रकार की कोई परमिशन है जिला प्रशासन द्वारा जी। उसके बावजूद भी एक मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हायर सेकेंडरी स्कूल ने स्कूल संचालित की, जहाँ मिडिल क्लास से लगा के हाई स्कूल तक के बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। जब कैमरा हम वहाँ पहुंचे, कैमरा देखा तो वहाँ पर आपाधापी मच गई और सब अलर्ट हो गए। वहाँ जब देखा गया कि हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें काफी हैं खेमराज बताने के लिए। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी ये कहते हुए जो नजर आया वो भी हमने सुना। अब सवाल ये कि खाना पूर्ति महज हुई है, क्यों कोई बड़ा दंड, बड़ी कार्रवाई नहीं होती ताकि बाकी जगहों पर भी सबक मिले। ये तो एक स्कूल से तस्वीरें आई हैं, न जाने कितनी आंगनबाड़ियों में या पंचायतों में ये सारी चीजें चल रही होंगी। आंगनबाड़ियां तो नहीं खुली हैं हालांकि, लेकिन स्कूलों में जैसे कि अभी शिक्षा अधिकारी भी कह रहे थे, स्कूल प्रिंसिपल भी कह रहे थे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो 9वीं से 12वीं तक के उसके कम क्लासेस के नहीं हो सकते। तो अगर 9वीं के भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो रूल्स का पालन करना है, गाइडलाइंस का पालन करना है। बहुत शुक्रिया खेमराज जानकारी के लिए। तो बुरहानपुर की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां बच्चे ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दिखाई दिए, बल्कि उल्टा कोरोना को दावत देते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं, जिसकी फिक्र किसी को नहीं है। मौसम में घुली ठंडक के साथ प्रदेश में कोरोना ने भी रफ्तार पकड़ ली है। प्रदेश में एक बार फिर रोज बड़ी संख्या में मरीज मिलने लगे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 1528 नए केसेस सामने आए, जबकि प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना से 9 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में अब तक कोरोना के 1,89,546 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 3,138 मरीज अपनी जान भी गंवा चुके हैं। प्रदेश में अभी भी 10,000 के ऊपर एक्टिव केसेस हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी स्थिति चिंताजनक। भोपाल में भी पिछले 24 घंटे में 311 नए केसेस सामने आए, जिसके बाद अकेले राजधानी में कोरोना का आंकड़ा 29,000 के करीब पहुंच गया है। जबकि भोपाल में अब तक 503 मरीज कोरोना से जंग हार चुके हैं। राजधानी भोपाल में अभी भी 2041 एक्टिव केसेस हैं। और जानकारी देंगे अंकुर अध्वरी, विशेष संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकुर, कोरोना ने वापस ये सोचने पर मौजूद कर दिया है कि क्या लॉकडाउन वापस से लगाया जाए। हालांकि इस पर स्थिति साफ है, लॉकडाउन तो नहीं, लेकिन मास्क नहीं लगेगा तो फाइन जरूर चार्ज होगा। इसको ध्यान में रखकर ही लोगों को तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा। लेकिन डरा रहा है अब कोरोना, और डर किसी को लग नहीं रहा। जी बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं, कोरोना संक्रमण काल के बाद अब फिर से जब अक्टूबर में इसकी गति धीमी हो गई थी, तो अब नवंबर में आते आते फिर से त्योहारी सीजन के बाद ये गति तेज हो गई। निश्चित तौर पर भोपाल सहित प्रदेश के अलग अलग शहरों में जिस तरह से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी समीक्षा बैठक की। फिलहाल लॉकडाउन जैसी स्थिति तो अभी नहीं बन रही है, लेकिन कुछ नई गाइडलाइन जारी की है कि रात में 10 बजे
जैसे सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, इसके अलावा आवाजाही भी बंद रहेगी, शादियों में जो एक संख्या होगी वह सीमित संख्या होगी, और इसके अलावा कई सारे गाइडलाइन उन्होंने तैयार किए हैं। फिलहाल स्थिति अभी ये है कि कोरोना पूरी जोर पे है और सर्दी का मौसम अब आ रहा है, ऐसे में संक्रमण बढ़ने की और भी संभावना है। ऐसे में ना सिर्फ आम आदमी को जागरूक होने की जरूरत है, बल्कि सरकार को भी सख्ती दिखाने की जरूरत है। जी पारुल। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अंकुर जानकारी के लिए। तो सरकार को भी सख्ती दिखानी होगी और पालन करवाना होगा, क्योंकि कई ऐसे तत्व हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इन तमाम गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में देश में कुछ ही दिन आप रुक जाइए तो 1 करोड़ के ऊपर मामले पहुंच जाएंगे, 1 करोड़ को कोरोना के मामले टच कर लेंगे, और ऐसे में ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।